हायाओ मियाज़ाकी ये एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम अभी काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि इनका चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन का अभी यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये कौन है, इनकी जो रिलेटेड आर्ट है जिसका आपने नाम सुना होगा घिबली आर्ट, ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है एनीमे की कंट्री से, एनीमे की वर्ल्ड से, उन सारी चीज़ों को हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ब्रीफ में अपना इंट्रो देना चाहूँगा। दिस इज़ मी डॉक्टर अपूर्व नायक। मेरा यूपीएससी के फील्ड से रिलेटेड और पर्सनल प्रोफेशनल जितने भी जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है वो सब आपको इस पेज पे मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें एक बार देख सकते हैं ताकि आपको अगर मेरे बारे में जानने में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे अलावा एक और चीज़, हमने हमारा यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम का एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप इस रजिस्ट्रेशन में दो कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वन इज़ द फाउंडेशन कोर्स एंड वन इज़ द मेंस मेंटरशिप कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, दे आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू प्रोसीड फॉर प्रिपरेशन। तो उनको एंड टू एंड प्रिपरेशन करने में हेल्प करना 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू ये यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोग फाउंडेशन कोर्स या फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बट दे आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो उन सारी चीज़ों के लिए या उन लोगों के गाइडेंस के लिए यहाँ पे मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें अगेन 1-to-1 मेंटरशिप जो अगेन मैं पर्सनली प्रोवाइड करूँगा आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं इसमें मैं फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ आपके साथ पूरे टाइम एंड तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक मैं यहाँ पे आपके साथ वर्कआउट करूँगा। और इस दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई करूँगा। आते हैं, बात करते हैं घिबली आर्ट की। तो स्टूडियो घिबली, इसकी जो स्टाइल की इमेजेस हैं, घिबली स्टाइल की जो इमेजेस हैं वो अभी रिसेंटली इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही थी। हर कोई अपनी एक इमेज जो है घिबली स्टाइल की वो जनरेट कर रहा है। ये बेसिकली ओपन एआई ने अपना जो सबसे एडवांस्ड इमेज जनरेटर है वो अभी तक का वो रिलीज़ किया है और उसने बेसिकली इस चीज़ को जनरेट किया था। सैम ऑल्टमैन जो है उसके सीईओ, उन्होंने भी घिबलीफाइड ट्रेंड चलाने की एक बात करी थी, या घिबलीफाइड इमेज बनाई थी बेसिकली चैट जीपीटी का यूज़ करके, जिसके कारण ये काफ़ी ट्रेंड पॉपुलर हुआ और ये आर्ट जो है ये भी पॉपुलर हुई। तो ये बेसिकली ये घिबली आर्ट जो है ये बेसिकली डिस्टिंक्टिव स्टाइल है आर्ट की, जो लेजेंडरी जापानीज़ एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी, जिनकी फ़ोटो अभी हमने जस्ट नीचे देखी थी, उन्होंने डेवलप करी थी। तो इसी बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडियो घिबली क्या है। बेसिकली जापान का एक एनिमेशन स्टूडियो है जो 1985 में एक एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी, डायरेक्टर इसाओ तकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी, इन तीन लोगों ने मिलके जो है डेवलप किया था। इनकी फिल्म में बेसिकली हैंड ड्रॉन, बहुत ही विविड, बहुत ही लाइवली फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। कलर पैलेट के साथ बहुत ज़्यादा कलर इनरिचमेंट के साथ कलर पैलेट यूज़ करके ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। कोई भी चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता है, एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंप्यूटर की टेक्निक का मिनिमल यूज़ करके इमेजेस डेवलप की जाती हैं या बनाई जाती हैं जिनको कॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। घिबली वर्ड जो है ये बेसिकली एक विंड का नाम है जो सहारा डेजर्ट से ब्लो करती है, उसका इटालियन वर्ड है। तो इसका मेन मीनिंग होता है, जो ये इटालियन स्काउटिंग एरोप्लेन्स होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जो एरियाज़ को रिसर्च या सर्वे करने के लिए जो एरोप्लेन्स या प्लेन्स यूज़ किए जाते थे, ये उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। मियाज़ाकी जिन्होंने ये स्टूडियो जो है उसी वर्ड के आफ्टर में रखा है, घिबली वर्ड पे ही रखा है, जिसका मीनिंग जो इटालियन स्काउटिंग एरोप्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उन्हीं के नाम पे, उसी वर्ड के नाम पे अपना स्टूडियो रखा था, बिकॉज ही लव्ड प्लेन्स एंड इटली बोथ अ लॉट। ये स्टूडियो जो है इन्होंने 25 फिल्म्स पे वर्क किया है और कई सारे टीवी स्पेशल, कमर्शियल, शॉर्ट फिल्म, वीडियो गेम, ये सब डेवलप किए हैं। तो हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हायाओ मियाज़ाकी कौन है। ये बेसिकली ये जो हायाओ मियाज़ाकी हैं ये जापानीज़ एनिमेटर हैं, जैसा कि आपको यहाँ फ़ोटो में दिख रहा है राइट साइड पे, कार्टून भी बना हुआ है इनका, डेवलप किया हुआ। तो ये एक जापानीज़ एनिमेटर और फिल्म मेकर हैं जो घिबली स्टूडियो के फेस हैं। 2011 का एक जर्मन न्यूज़पेपर का ऐसे डेर स्पीगल, उन्होंने इनको एशियन वॉल्ट डिज्नी या जापान की सबसे सिग्निफिकेंट कंटेम्पोरेरी फिल्म डायरेक्टर का जो है वो टाइटल दिया था। इनकी जो बर्थ है वो 1941 में टोक्यो में हुई थी। जब ये ग्रो अप हो रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट पर्टिकुलरली जो जापान की सोसाइटी पे आए थे या जापान में आए थे
उसको उन्होंने बहुत सारा अपनी आंखों के सामने वो चीज़ें इफ़ेक्ट उसके देखे हैं। और कई सारी उनकी जो अर्लीस्ट मेमोरी हैं वो बॉम्ब्ड आउट सिटीज़ जो हैं, जिन सिटीज़ पे बॉम्ब गिराए गए थे, बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब, स्पेशली हिरोशिमा नागासाकी, ये उन चीज़ों की मेमोरी के साथ बड़े हुए हैं। और इसका इन्होंने अपनी एक बुक स्टार्टिंग पॉइंट 1979 टू 1996 में मेंशन भी किया है। इन्होंने बेसिकली एनिमेटर का कैरियर 1963 में चूज़ करने के पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा स्टडी किया था। और वही चीज़ इनकी जो जापानीज़ एनिमेशन में मांगा स्टाइल है उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। इन्होंने फिर जापानीज़ मांगा जो है, बेसिकली जापान में जो हैंड ड्रॉन कॉमिक्स होती हैं जिनमें स्टोरीज़ डिपिक्ट की जाती हैं उनको मांगा बोला जाता है। तो ये मांगा की इंडस्ट्री में फिर मूव हुए थे। इनिशियली इनकी स्टोरी से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए थे, कई सालों तक बेसिकली ये ह्यूमन ड्राइंग में भी अच्छे नहीं थे, ह्यूमंस को रिप्रेक्ट करने में। तो ये प्लेन, बैटलशिप, टैंक को जो है वो ज़्यादा ड्रॉ करते थे, जो उनकी फिल्म में दिखते भी हैं कई ज़्यादा नंबर में। 2014 में मियाज़ाकी को एकेडमी का एक ऑनररी अवार्ड भी मिला था, एकेडमी गवर्नर्स अवार्ड। इनके थीम्स की बात करें, इन्होंने जो अपनी फिल्म या एनीमे या जो भी शोज़ या मांगा बनाए हैं उसमें क्या थीम्स हमको देखने के लिए मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने के लिए मिलती है, एक तो विजुअल एस्थेटिक बहुत हाई है, क्योंकि ये बहुत रिच कलर पैलेट का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कलर पेंटिंग्स या डिपिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं जो मुंडेन या नॉर्मल लाइफ को बहुत ही एक फैंटास्टिकल या ब्यूटीफुल वर्ल्ड में शो करता है। इनके जो थीम्स हैं वो मेनली पॉलिटिकल थीम्स रही हैं। इनमें डीप पॉलिटिकल थॉट या आइडियाज़ जुड़े होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो गुड और एविल के बीच की बाउंड्री को बहुत ब्लर कर देते हैं। मतलब स्टोरी को इतने अच्छे से डिपिक्ट किया जाता है कि सम टाइम यू गो सो मच फिलोसफिकल दैट यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल। ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान में ग्रो अप हुए थे और यही चीज़ इनकी थीम में देखने के लिए मिलती है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो उनकी स्टोरी में भी देखने के लिए मिलता है। ये इनकी जो मियाज़ाकी के जो वर्क हैं उसमें पैसिफिज़म एक रिकरिंग थीम है। पैसिफिज़म का मतलब होता है जब आप वॉर के अगेंस्ट में होते हो, जब आप पीसफुल सोसाइटी या एंटी वॉर स्टैंस लेते हो, तो ये चीज़ पैसिफिज़म कहलाती है। तो इनके जितने भी वर्क हैं उनमें पैसिफिज़म सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम रही है। अगर मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करूं जो एनिमेशन में आए हैं, तो इनकी 1991 का एक एनिमेशन पोर्को रोसो, इसको दाइसुके अकीमोतो नाम के एक एक्सपर्ट रिव्यूअर हैं, उन्होंने इसको एंटी वॉर प्रोपेगेंडा भी बोला है, जो बेसिकली ना सिर्फ फैसिज़म के अगेंस्ट में है। फैसिज़म मतलब जब एक डिक्टेटरशिप टाइप की आती है जो वॉर को प्रोपेगेट करती है, सपोर्ट करती है, वॉर स्टैंस को, अपनी सुपीरियरिटी, कल्चरल सुपीरियरिटी को असर्ट करती है, बट साथ साथ में एंटी वॉर पैसिफिज़म भी शो करती है। इसके अलावा इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ भी हैं, जैसे एक है प्रिंसेस मोनोनोक। प्रिंसेस मोनोनोक में भी उन्होंने ये दिखाया है कि ये जो प्रोटोगोनिस्ट है, जैसे ये इमेज जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी है, दिस बिलोंग्स टू द एनिमेशन सीरीज़ ऑफ प्रिंसेस मोनोनोक 1991। इसमें भी जो प्रोटोगोनिस्ट है, दिस गर्ल, दिस इज़ द प्रोटोगोनिस्ट और लीड ऑफ दिस सीरीज़। तो इसमें भी जो प्रोटोगोनिस्ट है वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए काम करती है। इसके अलावा इनकी थीम में, इनकी जो एनिमेशंस हैं, सीरीज़ हैं, जो वर्क्स हैं, उसमें एक और जो प्रोमिनेंट थीम देखने के लिए मिलती है वो है एनवायरनमेंटलिज्म। मियाज़ाकी जो हैं 2001 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर जापान टाइम्स को ये बताया था कि उनको जब वो ग्रो अप हो रहे थे तो द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन विच ही फेल्ट वॉज दैट ही सॉ नेचर बीइंग डिस्ट्रॉयड। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नाम पे जो नेचर का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इससे ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फेल्ट करते थे। इन्होंने बेसिकली कैपिटलिज्म के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं सोसाइटी पे, हाउ इट हैज़ रूइंड द सोसाइटी, हाउ इट हैज़ रूइंड द एनवायरनमेंट, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है और बहुत अच्छे से सोचा है, और उनके वर्क में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। इज़ वेरी मच प्रो एनवायरनमेंट। और ये चीज़ हम आज भी देखने को मिलता है, जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की होड़ में जो एनवायरनमेंट का कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारी दुनिया के लिए बहुत हार्मफुल है। और हम वो देखते भी हैं कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज में जो है वो हमको रिफ्लेक्ट होने के लिए देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेचर और एनवायरनमेंट, इनके जो सीरीज़ है उसकी सेकंड इम्पॉर्टेंट थीम है। मियाज़ाकी जो हैं वो अपनी जो भी सीरीज़ हैं उनमें फ़ीमेल कैरेक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत तारीफ़ की जाती है उनके लिए।
सो उसमें बहुत सारी स्टूडियो गिबली फिल्म्स हैं जिसमें वुमेन को बहुत ही एम्पावर्ड तरीके से दिखाया गया है, जिसमें गर्ल्स जो हैं लीड लेती हैं, सोसाइटी में चेंज के लिए काम करती हैं, हीरोइक रोल्स प्ले करती हैं। ये बेसिकली वहाँ पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी सीरीज़ में गर्ल्स को सेक्सुअलाइजेशन करते हुए नहीं शो किया है, नॉट एज दे हैव नॉट बीन शोन एज अ सेक्सुअल स्टफ मियरली, जो आज की सीरीज़ में भी रेयर होता है देखना। जैसे वुमेन के नाम पे अगर कोई सीरीज़ प्रमोट भी की जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेक्सुअलाइजेशन वुमेन का दिखाया ही जाता है। बट इनकी स्टोरीज़ में ये चीज़ यूनिक देखने के लिए मिलती है कि ये गर्ल को भी एज अ इक्वल एम्पावर्ड पार्टनर दिखाते हैं सोसाइटी का, एज इक्वल टू मेल। तो इनकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड दिखाई जाती हैं, जो सोसाइटी की, वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करती हैं एंड दे रिमेन ऑनेस्ट टू देमसेल्फ ऑल्सो। जैसे इसी थीम में या इसी थीम में सबसे एक फेमस, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क दैट इज़ स्पिरिटेड अवे, 2001 की एक सीरीज़ है जो स्टूडियो गिबली फिल्म की सबसे फेमस सीरीज़ है ऑफ ऑल टाइम, जिसमें एक 10 साल की बच्ची चिहिरो की बात की गई है जो गलती से एक मिस्टीरियसली अननोन रीज़न से किसी एक वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स के वर्ल्ड में फंस जाती है एंड नाउ शी हैज़ टू फाइंड आउट अ वे जिससे वो अपने आप को स्पिरिट्स के वर्ल्ड से फ्री कर पाए, अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच पाए और ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न हो पाए। ये पहली नॉन इंग्लिश फिल्म थी जिसको एकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए। हालांकि मियाज़ाकी ने ये सेरेमनी अटेंड करने से मना कर दिया था बिकॉज उनके टाइम पे ये इराक का वॉर चल रहा था, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था और इसलिए उनको जो है बेसिकली ये चीज़ पसंद नहीं थी, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने वो अवार्ड लेने से मना कर दिया था। सो दिस इज़ अ सीन फ्रॉम द सीरीज़ ऑफ स्पिरिटेड अवे। आपको कभी भी ये सीरीज़ देखने का टाइम मिलता है, डू वॉच इट, आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इनके जितने भी वर्क हैं आपको इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हायाओ मियाज़ाकी एंड द घिबली स्टूडियो। आपके पास अगर इनसे रिलेटेड और भी कोई अच्छे वर्क्स हैं जो आपने देखे हैं या आप इंटरेस्टेड हैं देखने में, तो डू पुट इट और डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड नो मोर अबाउट द वर्क्स ऑफ हायाओ मियाज़ाकी फ्रॉम यू, अगर आपने कोई वर्क देखे हैं तो। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please to share it with your friends who are preparing for the exam and subscribe to the channel if you haven't till yet. हमारा इस वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं हमसे रेगुलर इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।